अब देखो, अब आज अपन पढ़ेंगे कोशिकांग। अपन ने कोशिका का सामान्य परिचय कल पढ़ लिया था। कोशिका क्या है, खोजकर्ता से लेकर उसके सिद्धांत से लेकर कोशिकाओं के प्रकार से लेकर कोशिका के आधार पर जीवों का प्रकार ये पढ़ लिया। अब अपन कोशिका के अंदर अलग अलग जितने भी ये कोशिकांग यानी कोशिका के अंग है, इनके बारे में एक एक के बारे में, इनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। इनसे किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, क्या संभावना रहती है, पढ़ेंगे और लिखेंगे, सारा बात करेंगे। पहले तो मैं आपको एक बार इनकी मोटा मोटी सबकी हिस्ट्री सुना देता हूं, फिर एक साथ इन सभी को क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। अब देखो, पहले सुनते हैं। सबसे पहले बात आई, जैसे ये कौन सी कोशिका है, ये कौन सी है, जंतु कोशिका, जिसमें दोनों में सेम उपकरण है, तो उनका तो काम जहां इधर काम है वही उधर है। तो अब अपन को काम के बारे में, इनके नाम के बारे में सारा पढ़ना है। जैसे पहला है अपने सामने क्या, प्लाज्मा झिल्ली। जंतु कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति होती नहीं है, यह है प्लाज्मा झिल्ली। ये कोशिका, ये प्लाज्मा झिल्ली होती है। इस प्लाज्मा झिल्ली को या तो प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं या कोशिका झिल्ली कहते हैं। और ये वसा और प्रोटीन से बनी हुई होती है, और इसका काम कोशिका के अंदर आने वाले पदार्थों को नियंत्रित करना है। यानी कोशिका में कौन सा पदार्थ अंदर आएगा और कौन सा पदार्थ कोशिका से बाहर जाएगा, ये नियंत्रण करता है कौन, प्लाज्मा झिल्ली। और इसके अंदर एक ऐसा ऑटो डेवलप गुण होता है, ये अपने आप निर्धारित कर लेती है, प्रत्येक पदार्थ को ये अंदर आने नहीं देती है। ये डिसाइड करती है कौन कोशिका के अंदर जाने योग्य है, कौन जाने योग्य नहीं है, सबको जाने नहीं देती। इसलिए इसको कहते हैं अर्धपारगम झिल्ली या चयनात्मक झिल्ली। यानी ये चयन करती है, सेलेक्ट करती है, सेलेक्ट करने के बाद अंदर प्रवेश करवाती है ये झिल्ली। फिर बात आई अपनी, जैसे ये तारकाय, यह तारकाय या इसको कहते हैं क्या, सेंट्रोसोम। ये केवल जंतु कोशिका के अंदर पाए जाते हैं, सेंट्रोसोम। फिर बात आई किसकी, लाइसोसोम की। लाइसोसोम की बात करें तो ये कोशिका के अंदर जो कोशिका मृत हो जाती है, उस कोशिका का ये क्या कर लेते हैं, विखंडन कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। इसलिए इसको कहते हैं कोशिका की आत्मघाती थैली। ये कोशिका के अंदर मृत कोशिकाओं का आहार कर लेती है, इस कारण इसको कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। फिर अगला है राइबोसोम। राइबोसोम कोशिका के ये जितने भी अंग आपको दिखाई दे रहे हैं, उसमें सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है, राइबोसोम सबसे छोटा है। सबसे छोटा राइबोसोम है। सबसे छोटा कोशिकांग पूछे तो कौन है, राइबोसोम है। राइबोसोम का निर्माण प्रोटीन तथा आरएनए से मिलकर बना हुआ होता है, और प्रोटीन का शरीर के अंदर जो पाचन होता है ना, वो भी किसके अंदर होता है, राइबोसोम के अंदर होता है। इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन की क्या कहा जाता है, फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक, ये बात राइबोसोम की। फिर बात आई किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य काम, इसके अंदर शरीर में जो ऊर्जा होती है वो किसके रूप में संग्रहित रहती है, एटीपी के रूप में। एटीपी का पूरा नाम क्या होता है, एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जो शरीर के अंदर जो ऊर्जा होती है वो एटीपी के रूप में इसमें संग्रहित रहती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का शक्ति गृह। और यहीं पर ऑक्सीजन का पूर्ण रूप से पाचन होता है, इसलिए इसको कहते हैं कोशिका का श्वसन स्थल। एनर्जी बनती है इसलिए तो कहते हैं शक्ति गृह। ऑक्सीजन का पूर्ण रूपेण या पाचन होता है, इस कारण इसको कहते हैं कोशिका का श्वसन स्थल। और यहां से भोजन का डीऑक्सीजन के होने के कारण यहाँ इसी को माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का रसोई गृह भी कहा जाता है। कोशिका का रसोई गृह, कोशिका का श्वसन स्थल और कोशिका का शक्ति गृह किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। फिर बात आई खुरदरी अंतःपरिवेश जालिका। खुरदरी और चिकनी, ये दो प्रकार की जालिकाएं होती है। तो इनके अंदर, जिनके अंदर राइबोसोम पाए जाते हैं वो खुरदरी होती है, और जिनमें राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं वो कैसी होती है, चिकनी होती है। फिर बात आई किसकी, कोशिका द्रव्य। केंद्रक तथा कोशिका झिल्ली के मध्य, केंद्रक तथा कोशिका झिल्ली के मध्य जो रस पाया जाता है, जिसके अंदर ये सारे होते हैं,
राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये जालिकाएं, तारकाएं से लेके ये चिकनी गोल्जी उपकरण, ये सारे के सारे केंद्रक को छोड़ के बाकी जितने के जितने सारे कोशिकांग है वो इस कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य कहाँ होता है? केंद्रक तथा कोशिका झिल्ली के मध्य की ये पूरा क्षेत्र एक पदार्थ से भरा हुआ होता है, उसका नाम है क्या? कोशिका द्रव्य। ये तरल से भरा हुआ होता है और जिसके अंदर ये अलग अलग प्रकार के जो कोशिकांग है वो उसमें डूबे रहते हैं। आ गई बात क्लियर? तो ये होता है कोशिका द्रव्य। और केंद्रक के अंदर जो रस होता है उसको कहते हैं क्या? केंद्रक द्रव्य। क्या कहते हैं? जो केंद्रक में होता है ना उसको कहते हैं क्या? केंद्रक द्रव्य। आपका ध्यान तो इधर है ना? ठीक है, केंद्रक द्रव्य। जब केंद्रक द्रव्य तथा कोशिका द्रव्य दोनों को मिला दिया जाता है, इसके संयुक्त रस को कहा जाता है जीव द्रव्य। क्या कहा जाता है? ये यहां से आप चित्र के माध्यम से अब सुन लोगे ना, फिर मैं कह रहा हूं आपको लिखना ही पड़ेगा, समझने की सारी बातें। यहाँ कोशिका द्रव्य कहाँ पाया जाता है? केंद्रक तथा कोशिका झिल्ली के मध्य। केंद्रक द्रव्य कहाँ पाया जाता है? केंद्रक के अंदर। केंद्रक के अंदर। और जीव द्रव्य क्या होता है? केंद्रक द्रव्य तथा कोशिका द्रव्य का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? जीव द्रव्य। और ये सारे के सारे कोशिकांग इस जीव द्रव्य में आ जाते हैं। जितने भी ये अंग है ना सारे किस में आ गए? इस जीव द्रव्य में शामिल है। चलो ठीक, फिर बात आई किसकी? केंद्रक की। ये कोशिका का जो मध्य बिंदु होता है जिसको केंद्रक कहते हैं। और केंद्रक के अंदर पाया जाता है डीएनए। क्या पाया जाता है? डीएनए। और डीएनए का काम क्या होता है? डीएनए का काम क्या होता है भाई? आपने भी डीएनए का नाम तो सुना है ना? डीएनए का पूरा नाम क्या होता है बताओ? देखे, डी ऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल। हाँ, तो डी ऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक का मतलब न्यूक्लियर यानी केंद्रक होता है। न्यूक्लियर इंग्लिश शब्द है और हिंदी में इसको क्या कहते हैं? केंद्रक। केंद्रक में पाया जाने वाला अम्ल ही न्यूक्लिक अम्ल कहलाता है। समझ गए ना? और डी ऑक्सी, अब समझो ये डीएनए होता है जिसका काम होता है पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों को आगे लेके जाना। ये डीएनए ही तो होता है जिसके अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं। डीएनए में क्या पाए जाते हैं? गुणसूत्र। और गुणसूत्रों के कारण ही तो पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का क्या होता है? स्थानांतरण। इसके अलावा ये कोशिका के विभाजन में केंद्रक क्या है? सहायक होता है। कोशिका विभाजन में केंद्रक सहायक है। इसके अलावा बात करें केंद्रक आवरण, यानी केंद्र के चारों ओर का जो घेरा होता है उसको क्या कहते हैं? केंद्रक आवरण। और कल अपन ने पढ़ा था एक प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और एक यूकेरियोटिक कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर केंद्रक का आवरण नहीं होता है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिकाओं के अंदर केंद्रक का आवरण पाया जाता है। ये बात, यही अंतर है मेन उसका। और बाद में आई किसकी बात? गोल्जी उपकरण। गोल्जी कोय या गोल्जी उपकरण वो होता है जो कोशिका के अंदर किन पदार्थों का, इसके बाद जो झिल्ली इसके अंदर केंद्रक झिल्ली के बाद अंदर आ जाता है, फिर किसका यहाँ कोशिका के अंदर यूज होगा किसका नहीं होगा इसका निर्धारण करता है कौन? गोल्जी उपकरण। इसलिए गोल्जी उपकरण को कहा जाता है कोशिका का यातायात प्रबंधक। यानी जैसे ट्रैफिक पुलिसमैन किस प्रकार निर्धारित करता है किसको अंदर आना है किसको नहीं आना है, किसको कौन सी गाड़ी को किस तरफ भेजना है किस गाड़ी को किस तरफ भेजना है, इसी प्रकार ये गोल्जी कोई डिसाइड करता है किस अवयव को किस आइटम को कोशिका के, जैसे ऑक्सीजन आई है तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाना चाहिए, प्रोटीन आया है तो राइबोसोम के पास जाना चाहिए, कोई आइटम नष्ट हो गया है तो लाइसोसोम के पास जाना चाहिए। यानी किसका काम क्या है, उस आइटम को किसके पास भेजना है, उसका निर्धारण कौन करता है? गोल्जी उपकरण। इसलिए इसको कहा जाता है क्या? शरीर का यातायात प्रबंधक, यानी शरीर का आरटीओ। यातायात प्रबंधक का मतलब होता है आरटीओ। हाँ, तो आरटीओ की फुल फॉर्म क्या होती है? क्या होती है आरटीओ की फुल फॉर्म? क्या होती है भाई? क्या होती है? अरे रोड ट्रांसफर ऑफिसर, यातायात प्रबंधक अधिकारी, यही होता है ना आरटीओ। ठीक है, अब जैसे देखो इसमें कुछ बातें, जैसे इसकी कहा गया ये अब अपने पास सेम ही है, जो सेम आगे वो सेम है। एक बार इनकी अपन डिस्कस कर रहे हैं, बाकी एक एक के बारे में जितने उधर आए थे सबके बारे में अपन लाइन लिखेंगे, चाहे उनके खोजकर्ता से संबंधित हो चाहे उनके काम से संबंधित हो
चाहे उनके उपनाम से संबंधित हो या विशेष कोई काम है तो सारी बात करेंगे। अब देखो ये जालिका वहां आ गई थी ना, इसकी बात अपन ने कर ली। इसमें नया कौन आया? हरित लवक। जो पादप जंतु कोशिका, ये फोटो किसका है? ये किसका है? हाँ, ये है पादप कोशिका का। अब देखो जंतु कोशिका के अंदर हरित लवक होता नहीं है, पादप कोशिका में हरित लवक होते हैं। और ये हरित लवक 3 प्रकार के होते हैं। एक तो ये लवक होते हैं, वैसे लवक में भी इसने हरित लवक डिसाइड किया है। लवक 3 होता है, एक होता है हरित लवक, और एक होता है रंगीन, और एक होता है रंगहीन यानी बिना रंग का। ये 3 प्रकार के लवक पाए जाते हैं पादप कोशिका में। जो हरित लवक होता है जिसको क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, और इस हरित लवक में एक वर्णक पाया जाता है जिसका नाम होता है क्लोरोफिल। और उस क्लोरोफिल की सहायता से पौधा क्या बनाता है? भोजन। तो हरित लवक का तो काम होता है पौधे में भोजन का निर्माण करना। और फिर बात आई जो रंगहीन होता है, जिसमें कोई रंग नहीं होता है, उस जैसे जड़ का कोई रंग नहीं होता है, तो उसका काम होता है भोजन का क्या करना? संग्रहण करना। भोजन का क्या करना? संग्रहण करना। और कल मैंने आपको 2 पॉइंट भी लिखवाए थे, याद हो तो आपको। जंतु कोशिका में भोजन का संग्रहण किस रूप में होता है और पादप कोशिका में भोजन का संग्रहण किस रूप में होता है, ये लगभग आपको याद होगा। याद है ना? मैंने दोनों बातें लिखाई थी और मैंने कहा था ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जंतु कोशिका में जो भोजन का हीराराम जो संग्रहण होता है वो होता है किसमें? ग्लाइकोजन के रूप में। किसके रूप में? हाँ। और पादप कोशिका में किसके रूप में? स्टार्च के रूप में। ये बात मैंने कल लिखाई थी ना। तो ये डिसाइड करते हैं लवक। और जो रंगीन होते हैं वो अलग अलग फलों का अलग अलग रंग देता है। मैं आगे आपको लिस्ट लिखाऊंगा पूरी, जैसे टमाटर में कौन सा होता है, मिर्च में कौन सा होता है, जैसे गाजर में कैरोटीन होता है, पता है ना, उस प्रकार सारी बात अपन करेंगे। गोल्जी उपकरण की बात अपन ने अभी कर ली, यातायात प्रबंधक, केंद्रक आवरण की बात कर ली, प्लाज्मा झिल्ली की बात हो गई। अब बात आई अपने पास कोशिका भित्ति की। किसकी आई? हाँ, ये तो सब हो गई। कोशिका भित्ति जो केवल किस में पाई जाती है? पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में पाई नहीं जाती है। और ये जो कोशिका भित्ति होती है वो मुख्य रूप से किसकी बनी हुई होती है? मैंने कल बताया आपको, कोशिका भित्ति का निर्माण किससे होता है? सेलुलोज से। किससे होता है? बिल्कुल, सेलुलोज से होता है। और ये आकृति प्रदान करती है। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया की बात अपने हो गई, उसके अंदर अभी बात की पावर हाउस, राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री, लवक की बात हो गई, कोशिका द्रव्य की बात अभी अपन ने कर ली। और रिक्तिकाएं, इसमें रिक्तिका का मतलब है खाली जगह। क्या है? जो खाली जगह पड़ी जहां कुछ नहीं है वो खाली जगह रिक्तिकाएं है। जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं कम तथा पादप कोशिका में रिक्तिकाएं कम तथा क्या होती है? कम तथा बड़ी। और जंतु कोशिका में संख्या में तो ज्यादा होती है लेकिन आकार में। और ये जालिका के बारे में बात कर ली, ये बात है, समझ गए? अब अपन इनके एक एक कोशिकांग के बारे में लिखेंगे। ये जो मैंने हेडलाइन आपको बताई है इनके बारे में अपन सारा विस्तृत से लिखेंगे। आगे इन कहानी समझ में? ठीक। तो अब अपन करेंगे नोट उसी कोशिका की कल के टॉपिक से आगे। तो सारे 2-3 प्रकार के जितने पेन है निकाल लो। चलो मैं पहले हेडिंग लगाता हूं। प्रमुख, क्या हुआ? दिखाई नहीं दे रहा? प्रमुख कोशिकांग। ये गया काम से, ये हटना बहुत ही क्या हो गया है? मुश्किल है। क्या करूं? ओके, लिखो प्रमुख कोशिकांग, हेडिंग लिखो प्रमुख कोशिकांग। मैं एक आइटम निकाल रहा था, वो मिलेगा कहाँ मेरे को पता नहीं है, ये और पंगा है। लिखो
प्रमुख कोशिकांग। अब इसके अंदर अपन एक एक कोशिकांग, जितने जो प्रमुख कोशिकांग है उन सबको पढ़ेंगे विस्तृत। सबसे पहले अपन बात करते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति कोशिका भित्ति, इसकी बात करें, ये केवल किस में पाई जाती है? ये केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। इसका निर्माण मुख्यतः किससे होता है? हाँ, इसका निर्माण मुख्यतः किससे होता है? सेलुलोज से होता है। और ये क्या करती है? ये कोशिका को आकार तथा सुरक्षा प्रदान करती है। क्या हुआ? और यहां से एक बात और लिख लेना, पादपों के अलावा कवक में कायरिन, शैवाल में पॉलीसेकेराइड, और कुछ जीवाणुओं में भी पाई जाती है। जीवाणु में पेप्टोग्लाइकेन के रूप में, यानी इन तीनों से, जिस प्रकार पादपों में उससे निर्मित होती है उस प्रकार इन तीनों में, यानी क्या हुआ? ये कहाँ या हाँ, कायरिन, कवक में कायरिन से निर्मित, शैवाल में पॉलीसेकेराइड से निर्मित तथा जीवाणु में पेप्टोग्लाइकेन से निर्मित पाई जाती है। ये इनमें बिल्कुल मुख्य रूप से पादपों में होती है जो सेलुलोज से है। यदि इनमें उपस्थित होती है इन रूप में पाई जाती है। लिख लो। हो गया सबके? इसमें से मुख्य रूप से क्वेश्चन, एक तो ये कोशिका भित्ति होती है जो पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका का मुख्य अंतर यही है। दूसरा, इसमें एग्जाम में पूछा जाता है सेलुलोज। ज्यादा पूछे तो कवक में सेलुलोज से होती है पादपों में, क्योंकि पादप संख्या में ज्यादा है, मुख्यतः इसी का ही है। बाकी यदि इनमें यदि माने तो ये कवक कायरिन याद रह जाएगा, शैवाल से स में सेकेराइट आ जाएगा, और पीछे जो बचेगा वो जीवाणु में है पेप्टोग्लाइकेन। इस प्रकार अपने स्तर पे यदि नॉर्मल सी ट्रिक शब्दों से शब्दों का संयोजन बनाओगे, ऑप्शन राइट हो ही जाएगा। ठीक है, चलो अगले पॉइंट की बात करें।
कोशिका भित्ति के बाद अगला पॉइंट अपन पढ़े कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली कोशिका झिल्ली या इसको और किस नाम से जाना जाता है, कोशिका झिल्ली, यहीं लिख देता हूं अगले पॉइंट में ही। इसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है। अगली बात करें, इसका निर्माण वसा तथा प्रोटीन से होता है। अगली बात करें, ये जंतु तथा पादप दोनों में पाई जाती है। जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है। यह कोशिका में आने वाले पदार्थों को नियंत्रित करती है। इसलिए इसे अर्ध पारगम्य झिल्ली कहा जाता है। लिख लिया सभी ने? लिख रहे हो? लिखो। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? एक तो दोनों का नाम याद रखना, इसके अलावा ये दोनों में, इसके अलावा इसका मुख्य काम यही है, कोशिका में आने वाले पदार्थों को क्या करती है? नियंत्रित करती है। मैं पूरी कहानी इसलिए लिखा रहा हूं ताकि पूरी कहानी में ये जब पूरी लाइन पढ़ोगे भाई, जैसे मैं आपको लिखा देता है इसको अर्ध पारगम्य झिल्ली कहते हैं, लेकिन क्यों कहते हैं? ये पारगम्य है, यानी पारगम्य का मतलब तो ये हुआ जिसमें आर पार आया और जाया जा सकता है, लेकिन कुछ पदार्थों को ये रोक लेती है, इसलिए पूर्ण रूपेण पारगम्य न होकर कैसी है? अर्ध पारगम्य है, सबको अंदर आने नहीं देती है, इसलिए अर्ध पारगम्य झिल्ली कहा जाता है। बात आई ना समझ में? हाँ, चलो ठीक हो गया। चलो अगली बात लिखें। अगला अपन लिखते हैं जिसमें दोनों ही आ जाएंगे, लिख देते हैं जीव द्रव्य। हेडिंग लगाओ जीव द्रव्य। जीव द्रव्य में दोनों ही आ जाएंगे, कौन? कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य। पहली बात तो इसकी लिख लो, जीव द्रव्य के खोजकर्ता। जीव द्रव्य के खोजकर्ता का नाम है पुरकिंजे। क्या है? पुरकिंजे। ऐसे लिख लो इसको। यह
केंद्रक द्रव्य तथा कोशिका द्रव्य का सम्मिलित रूप है। द्रव्य का कैसा रूप है? सम्मिलित, यानी दोनों को साथ करने के बाद इसको जीव द्रव्य कहते हैं। का सम्मिलित रूप है शरीर की संपूर्ण जैविक क्रियाएं यहाँ संपन्न होने के कारण इसे जीवन का आधार कहा जाता है। इसे जीवन का आधार कहा जाता है। और इसके अलावा अगला पॉइंट इसकी बात करें तो प्रमुख कोशिकांग कहाँ होते हैं? अभी मैंने बताया ना, सारे ये कोशिकांग छोटे छोटे कहाँ होते हैं? जीव द्रव्य में ही होते हैं ना। प्रमुख कोशिकांग जैसे गोल्जी कोय, राइबोसोम, लाइसोसोम, तथा माइटोकॉन्ड्रिया इसमें पाए जाते हैं। ये इसकी प्रमुख बात है। समझ में आ रही है ना बातें? जितना समझाया वो सेम है। अब इसमें क्या याद करना है? इसमें पुरकिंजे तो याद करना ही है। बाकी जीव द्रव्य दोनों का सम्मिलित रूप है। ये दोनों, ये केंद्रक द्रव्य का, केंद्रक में कोशिका द्रव्य, केंद्रक तथा कोशिका झिल्ली, दोनों को जब एक साथ मानेंगे तो उसको जीव द्रव्य कहेंगे। और इसको सारी की सारी, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ, राइबोसोम यहाँ, लाइसोसोम यहाँ, गोल्जी का यहाँ, तो अधिक दर शरीर का प्रत्येक काम प्रत्येक कोशिका में होता है और अधिक दर उपकरण इसके अंदर है, तो अधिक दर जो क्रियाएं होगी वो इसमें जीव द्रव्य के अंदर होगी कि नहीं होगी? इसलिए ये जीवन का आधार कहलाता है। और इसमें सारे कोशिकांग, केंद्र को छोड़ के, केंद्र के अलावा सारे जो कोशिकांग है वो इसके अंदर ही पाए जाते हैं। बात आई समझ में कि नहीं आई? और जीव द्रव्य को जब साथ में लेंगे तो केंद्रक भी आ जाता है, क्योंकि जीव द्रव्य में दोनों ही आ जाते हैं। केंद्रक वाले रस से लेके कोशिका वाला पूरा ही, सारे के सारे जो होते हैं। कोशिका द्रव्य के अंदर ये केंद्रक नहीं आता, बाकी जीव द्रव्य में सारे आ जाते हैं। इसका मतलब मुख्य रूप से सारी घटनाएं किसके अंदर होती है? जीव द्रव्य में। चलो ठीक है, अब अपन बात करते हैं किसकी? केंद्रक की। अगली अपन हेडिंग लगाएंगे क्या? केंद्रक। अब देखो केंद्रक, पहली बात तो केंद्रक की खोज करता, कोशिका खुद की खोज करता कौन है? रॉबर्ट हॉक। जीवित कोशिका के ल्यूवेनहॉक। अभी मैंने बताया पुरकिंजे किसके हैं?
जीव द्रव्य के। और केंद्रक के खोजकर्ता कौन है? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन याद रखना है, इसके खोजकर्ता है रॉबर्ट ब्राउन। कोशिका को नियंत्रित करने के कारण, कोशिका को नियंत्रित करने के कारण इसे कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। इसे कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। कोशिका को नियंत्रित करने के कारण इसको कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। इसका प्रमुख कार्य आनुवंशिक लक्षणों का क्या करना है? स्थानांतरण करना है। क्योंकि इसमें कौन उपस्थित होता है? क्योंकि इसमें डीएनए तथा क्या पाए जाते हैं? गुणसूत्र। डीएनए तथा गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसके कारण ये पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का हस्तांतरण करने में क्या है? सहायक है। अगली बात मैं इसकी करूं, जैसे ये हो गई। अब यहाँ से थोड़ा सा एक मैं नोट लिखा के आपको पॉइंट लिखाऊं। जैसे देखो, इसी के अंदर अपन एक नोट लगा के पॉइंट लिखे, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि शरीर में, कोशिका में केंद्रक के अलावा और डीएनए कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में तो डीएनए पाया ही पाया जाता है। केंद्रक के अलावा और डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया, और यदि पादप कोशिका की बात करें तो हरित लवक, यानी माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक दोनों में पाया जाता है, पादप कोशिका में। और जंतु कोशिका में कहे कि केंद्रक के अलावा डीएनए कहाँ होता है, तो कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है? तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। यहां से अपन वन लाइनर फैक्ट लिखे, केंद्रक के अलावा डीएनए, केंद्रक के अलावा डीएनए पाया जाता, तो किस में पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया तथा किसमें? हरित लवक में। ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे भी इंपॉर्टेंट मैं अगला पॉइंट लिखा रहा हूं आपको, हरित लवक। इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, अब समझो या समझोगे तब ये कहानी क्लियर होगी। मैंने बताया कि जैसे एक अंगुली का एक टुकड़ा ले तो भी इसमें लाखों कोशिकाएं हैं, है ना? तो अब पहले लिखना बंद कर दो, जब मैं सुनाता हूं तब सुन लिया करो, फिर लिख लेना, मैं टाइम दे दूंगा। अब शरीर के अंदर जैसे आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी, विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं हैं, मतलब हर अंग में कोशिकाएं। जैसे खून की बात करें तो खून में डब्ल्यूबीसी है, आरबीसी है, और क्या है? प्लेटलेट्स है। जो स्तनधारी वर्ग होते हैं ना, स्तनधारी, जिनमें दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती है, स्तनधारियों के आरबीसी के अंदर केंद्रक उपस्थित होता है या अनुपस्थित? केंद्रक नहीं पाया जाता है, जबकि कोशिका में केंद्रक होता है। अब कोशिका आरबीसी की कोशिका है, अंगुली की कोशिका है, किसी की भी उठा लो, हर अंग की, हर तंत्र की, हर जगह में कोशिकाएं हैं। और कोशिका है तो उसमें क्या है? केंद्रक है। लेकिन स्तनधारी एक ऐसा वर्ग है जिसमें बाकी सब में कोशिकाएं होती है, कोशिका सब में होती है, लेकिन आरबीसी की जो कोशिका होती है ना, उसके अंदर केंद्रक नहीं होता है। बाकी सब में होता है, लेकिन आरबीसी में केंद्रक उपस्थित नहीं होता है। ये एग्जाम में आता है, किस वर्ग की कोशिका की आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है? तो किस में होता है? स्तनधारियों में। किस में? लेकिन दो स्तनधारी, उसके भी अपवाद है। वो स्तनधारी है लेकिन उनकी आरबीसी में केंद्रक होता है, जिसका नाम है ऊंट और लामा। ऊंट और, ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में भर भर के आते हैं। अपन जब रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे
तब उसके बारे में पूरी बात करेंगे। लेकिन बात केंद्रक की आई है तो मैं लगे हाथ आपको इस बात का लिखा रहा हूं, जिक्र कर रहा हूं कि सभी कोशिकाओं में केंद्रक होते हैं। स्तनधारी वर्ग की मात्र आरबीसी के अंदर केंद्रक उपस्थित नहीं होता है, लेकिन ऊंट और लामा स्तनधारी होते हुए भी उनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया स्टेप इनका? हाँ, तो चलो मैं लिख देता हूं थोड़ा सा छोटा करके इसको, पूरी केंद्रक की कहानी इसमें समेटते हैं अपन। यानी आरबीसी की कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है। ये तो अपना क्वेश्चन है, यानी किस में नहीं पाया जाता है? आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो इसका उत्तर क्या होगा? स्तनधारी वर्ग। यानी आज बाकी सबके वर्ग अलग अलग अपन पढ़ेंगे, स्तनधारी आर्थ्रोपोडा प्रोटिस्टा पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? इनमें स्तनधारी वर्ग है ना, स्तनधारी वर्ग की जो आरबीसी होती है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। लेकिन इस बात का अपवाद है कौन? इसी के नीचे ही लिख लेना, इसी स्तनधारी वर्ग लिखते हैं उसके नीचे अपवाद लिखकर लिख लेना। यानी उनमें स्तनधारी है वो, लेकिन उनकी आरबीसी में केंद्रक होता है। एक तो कौन है? ऊंट, वो कौन? लामा। एक ऊंट और एक ये पहाड़, ये और बर्फीले इलाके में पाया जाता है, जिसका नाम है क्या? लामा। ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। मैंने जो नोट लिखा के आपके सामने बातें लिखी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऊंट और लामा वाला क्वेश्चन, किसकी आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है? तो स्तनधारी की। पानी कौन लाया? ला लिया। समझ में आ गई यहाँ केंद्र तक की बात? हाँ, इसमें डीएनए होता है, इसलिए लक्षणों का स्थानांतरण करने में पीढ़ी दर पीढ़ी, और ये बीच में होता है सेंटर पॉइंट, कंट्रोल रूम की तरह, इसलिए इसको कहते हैं कोशिका का क्या? मस्तिष्क। जैसे कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहा जाता है? सीपीयू को कहते हैं कि नहीं कहते हैं? हाँ, तो उसी प्रकार ये कोशिका का मस्तिष्क है कौन? कौन है? हाँ, केंद्रक है। चलो ठीक है, ओके। अब अपन पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या पढ़ते हैं? हाँ, लिख लिया सभी ने? माइटोकॉन्ड्रिया अब माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो इसके भी खोजकर्ता का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। खोजकर्ता कौन है इसके? कौन है खोजकर्ता? इसके खोजकर्ता है अल्टमैन। कौन है? हाँ, अल्टमैन ने इसकी खोज की थी, लेकिन इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया किसने रखा, यानी नामकरण करने वाले कौन थे? तो उनका नाम है बेंडा। क्या है? हाँ, ये तो दो इनके फैक्ट है।
तीसरी बात, इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम हम सबको पता है, इसमें ऊर्जा क्या रहती है, इसमें ऊर्जा, शरीर की ऊर्जा एटीपी के रूप में, एटीपी के पीछे ही मैं लिख देता हूं क्या, एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, इसमें ऊर्जा एटीपी के रूप में संग्रहित रहती है। एटीपी के रूप में संग्रहित रहती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, इसलिए इसे इसलिए इसे क्या कहते हैं, कोशिका का, हाँ, पावर हाउस, कोशिका का शक्ति ग्रह, शक्ति ग्रह को इंग्लिश में कहते हैं क्या, हाँ, कहा जाता है। और ऑक्सीजन का डोब्स चक्कर यहाँ पूरा होने के कारण इसे कोशिका का श्वसन स्थल, ये जो कहते हैं ना, इनको ये कॉमा में बंद रखना, इसे कोशिका का क्या कहते हैं, पावर हाउस, और कोशिका का श्वसन स्थल, कोशिका का श्वसन स्थल तथा पूर्ण पाचन होने के कारण कोशिका का रसोई गृह कहा जाता है, रसोई घर कहा जाता है, कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। हो गया? अब देखो, माइटोकॉन्ड्रिया में खोजकर्ता का नाम भी थोड़ा इम्पोर्टेंट, मैं उसी का ही लिखा रहा हूँ, खोजकर्ता सबके ज़रूरी नहीं है। जैसे पुरकिंजे नाम बहुत फेमस है, अल्टमैन का नाम है, रॉबर्ट ब्राउन का नाम है, रॉबर्ट हुक का नाम है, ये जो फेमस है उन सब का लिखना है। बाकी आर्मी के अंदर तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही बनते हैं, डीएनए का नाम, एटीपी का नाम, कहाँ भोजन संग्रहित रहता है या कोशिका पूरा डोप्स चक्कर कहाँ, ऐसे नहीं है कि इससे आप ये, मैं इसमें मैंने थोड़ा लिखा या नहीं, बाकी मैं आगे लाइन भी लिखा देता हूँ किसको किसके कारण कहते हैं। भाई कोशिका का शक्ति गृह का तो क्यों का, जीवन का आधार का तो क्यों का, कहने के पीछे हर लॉजिक होता है ना, भाई इसको कह रहे तो क्यों कह रहे। जैसे भारत को हिंदुस्तान क्यों का, कल परसों अक्सर आपको लिखा रहे थे शायद, कुछ तो लॉजिक है ना। हाँ, इसलिए तो ये हिंदू की बात आई है, सनातन धर्म से हिंदू धर्म कहना। वो स को ह कहते थे, स को सिंधु नदी चलती थी, सिंधु नदी बहुत पुरानी थी, सिंधु नदी को स को ह कहते थे, इसलिए सिंधु से हिंदू बना, क्या बना, हिंदू, और यहाँ का स्थान पूरा हिंदुस्तान कहलाया। तो कुछ न कुछ तो लॉजिक होता है ना कहने के पीछे। और भारत नाम कैसे पड़ा, कि यहाँ एक महान प्रतापी भरत राजा हुआ था, जिसके कारण इसका भारत नाम पड़ा। इसका नाम आर्यवर्त क्यों पड़ा, क्योंकि ये आर्यों की भूमि है। कहा जाता है कि आर्यों का जन्म इस भारत की दिव्य धरती से हुआ, इसलिए इसको आर्यवर्त कहा जाता है। यानी कोई न कोई लॉजिक होता है हर बात के पीछे, होता है ना। वेरी गुड, क्या बात है। लो, अब अपन पढ़ेंगे क्या, लाइसो, लाइसोसोम होता है ना उसका नाम, पक्की बात है। लाइसोसोम, लाइसोसोम,
इसके खोजकर्ता कौन है लाइसोसोम के? डी डियोब है इसके खोजकर्ता। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात इसके अंदर क्या याद रखनी है आपको? इसके अंदर इम्पोर्टेंट बात यह है कि कोशिका का जो अवांछित भाग होता है जिसको ये नष्ट कर देता है, इसलिए इसको कोशिका की आत्मघाती थैली या सोसाइडियल बैग कहा जाता है। इंग्लिश में सोसाइडियल बैग, आत्मघाती को क्या कहते हैं अपन? सुसाइड कहते हैं कि नहीं कहते हैं? हाँ, तो सोसाइडियल बैग या आत्मघाती थैली, यानी हाँ ऐसे लिख दो, अपशिष्ट कोशिकाओं का नष्ट करने के कारण इसे कोशिका की आत्मघाती थैली या सोसाइडियल बैग कहा जाता है, आत्मघाती थैली कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर भी अपवाद में है कौन? आरबीसी। कौन है? हाँ, तो नॉट बाद में लिखूंगा क्योंकि अभी इससे रिलेटिव पॉइंट है, फिर आरबीसी का जिक्र करेंगे। आरबीसी में भी लाइसोजाइम होता नहीं है, इसलिए आरबीसी में यदि कोई नष्ट हो जाए तो उसका कब्रिस्तान कहाँ है? तो यानी यहाँ पर पढ़ते हैं कि आरबीसी की कोशिकाओं में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। इसलिए बाकी सब का अब समझो, यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बना? इंपॉर्टेंट ये पॉइंट बना कि सारी कोशिकाओं का तो कब्रिस्तान कौन बन गया? लाइसोसोम। लेकिन आरबीसी का कब्रिस्तान अलग है, क्योंकि आरबीसी में लाइसोसोम होता नहीं है। तो आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? पलिहा को। किसको? पलिहा, स्प्लीन या पलिहा को कहा जाता है। तो नोट लगा कि इस पॉइंट को भी अपन नोट करेंगे। आरबीसी का कब्रिस्तान, आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहते हैं? पलिहा। पलिहा को एक और नाम स्प्लीन इंग्लिश में है, पलिहा को तिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, पलिहा या तिल्ली, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है स्प्लीन। पलिहा या तिल्ली, स्प्लीन आरबीसी का क्या कहलाता है? कब्रिस्तान कहलाता है। क्या चर्चा है? हैं? कुछ तो है न? चलो अब अगली बात करें अपन राइबोसोम। इंपॉर्टेंट सारे पहले ले रहे हैं, बाद में छोटे छोटे और देख लेंगे। समझ में आ रहा है ना? बहुत इजी बायोलॉजी वैसे बहुत इजी है राइबोसोम, लेकिन मैं आपको नोट्स इतना व्यवस्थित बना दूंगा कि फिर बातें कुछ पीछे छोड़ नहीं रहा हूँ। जहाँ से लाना है वो मैं ले आता हूँ, लेकिन आपको सिर्फ मात्र एक ही पढ़ना है, सारी बातें एक साथ और व्यवस्थित तरीके से। राइबोसोम का भी खोजकर्ता लिख दो। ये खोजकर्ता वैसे सबके याद नहीं होए तो टेंशन मत लेना। अरे पेन चेंज करना है ना।
खोजकर्ता जॉन पेलार्ड अब देखो इसका निर्माण किससे होता है? इसका क्या हुआ? इसका निर्माण प्रोटीन तथा आरएनए से होता है। किससे होता है? प्रोटीन तथा आरएनए। तो आरएनए कहाँ पाया जाता है? यदि पूछ ले तो कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? राइबोसोम में। भाई कोशिका में आरएनए कहाँ होता है? राइबोसोम में। डीएनए कहाँ होता है? केंद्रक में और माइटोकॉन्ड्रिया में। इसका निर्माण प्रोटीन तथा किससे होता है? आरएनए। आरएनए का पूरा नाम पता है ना? क्या है? हाँ पक्को? ठीक है, लिखाऊं? ठीक, आरएनए से मिलकर होता है और अगली बात, प्रोटीन का संश्लेषण। प्रोटीन का संश्लेषण का मतलब होता है पाचन। क्या होता है? हाँ, प्रोटीन का संश्लेषण या इसको अपन कह सकते हैं क्या? पाचन राइबोसोम में होने के कारण, राइबोसोम में होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? इसे, हाँ, इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। और एक बात और, मैंने अभी राइबोसोम जैसे अपन चित्र के माध्यम से जब जिक्र कर रहे थे तभी मैंने बताया कि सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? राइबोसोम, सबसे छोटा कोशिकांग। तो ये बात और लिख लेना, सबसे छोटा कोशिका का अंग कहे सबसे छोटा कोशिकांग कौन है? राइबोसोम है, सबसे छोटा कोशिकांग। हाँ, और एक बात कल मैंने बताई थी ना, राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक सत्तर स्टेनबर्ग और एक, हाँ एक बार यहाँ लिख लेते हैं, यानी यहाँ लिख लेता हूँ, दो प्रकार इसके राइबोसोम के प्रकार, यानी कितने प्रकार का होता है? दो, जिसमें से पहले की बात करें 70 स्टेनबर्ग का और दूसरा करें तो 80, और दोनों का जिक्र पता होना चाहिए कहाँ कहाँ होते हैं ये। इसको मैं पूरा व्यवस्थित लिखता हूँ, यानी राइबोसोम के प्रकार, राइबोसोम के कितने होते हैं? दो, और दोनों का ही पता होना चाहिए कहाँ कहाँ कौन से होते हैं। एक 70 स्टेनबर्ग का और एक, हाँ 70 वाला किस में होता है? हाँ, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका में। और ये कहाँ होता है? यूकैरियोटिक। हो गया? सबने लिख लिया?
हो गया? चलो ठीक, अगला पढ़ते हैं। क्या हुआ? नहीं, अभी पूरी करते हैं कोशिका, कल पढ़ेंगे विभाजन, आज पूरे कोशिकांग पढ़ते हैं। समझ में आ रही है बात? गोल्जी कोय, बहुत सरल सरल बातें हैं, मैं बड़े आराम से आपके सामने लिख रहा हूँ, एक एक बात का विश्लेषण हो रहा है। गोल्जी कोय, गोल्जी कोय का छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे इसकी बात कर ले खोजकर्ता की, तो इसका नाम इससे जुड़ा हुआ ही है, ज़्यादा कोई चिंता वाली बात नहीं। कैमिलो गोल्जी, किसने खोज की? कैमिलो गोल्जी। और इसका काम मैं आपको एक लिखा चुका हूँ, क्या है? कोशिका में पदार्थों का परिवहन करने के कारण कोशिका में पदार्थों का क्या करता है? हाँ, कोशिका में पदार्थों का परिवहन करने के कारण इसे क्या कहा जाता है? इसे कोशिका का यातायात प्रबंधक कहा जाता है। तो काम के साथ उपनाम लिखा रहा हूं, समझ में आ गया? इसका काम क्या है? काम करने के कारण इसको दर्जा क्या है? यातायात प्रबंधक कहा जाता है। यहीं एक छोटा सा और है, अपन पढ़ लेते हैं, जिसको कहते हैं तारककाय, और जिसको इंग्लिश में कहा जाता है सेंट्रोसोम। क्या कहा जाता है? ये इसका नाम थोड़ा इंग्लिश वाला ज़्यादा आता है, सेंट्रोसोम। तारककाय या सेंट्रोसोम की बात करें, पहली बात तो ये केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। ये केवल किसमें पाया जाता है? हाँ, केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। सर आए नहीं आए? आगे केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। अच्छा, मैंने देखा आए नहीं अभी। अच्छा, और अगली बात करें इसकी, ये केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। और हाँ, ये कोशिका विभाजन में सहायक है। इसका काम क्या है? कोशिका, यहाँ से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट भी बनता है, वो मैं आपको लिखाऊंगा। कोशिका विभाजन में सहायक है। और अगली बात है मस्तिष्क में, यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है, आज जीवन इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। मस्तिष्क में सेंट्रोसोम उपस्थित नहीं होते हैं, सेंट्रोसोम उपस्थित नहीं होते हैं, इसलिए तंत्रिका तंत्र की कोशिकाओं का विभाजन नहीं हो पाता है। तंत्रिका तंत्र की कोशिकाओं का विभाजन नहीं हो पाता है। यहाँ से इस बात को समझना, थोड़ा फिर लिखना। जैसे मैंने यहाँ तक की बात आपके क्लियर है। अब देखो, मस्तिष्क के अंदर ये सेंट्रोसोम होता नहीं है, और मस्तिष्क से जुड़ी होती है कौन? तंत्रिका तंत्र। इसमें यदि सेंट्रोसोम नहीं होगा तो विभाजन नहीं होगा, यानी क्षतिग्रस्त होने के बाद वापस सही नहीं हो पाएगी। इसलिए तंत्रिका तंत्र पे या मस्तिष्क पे जब चोट लगती है तो सीधी मौत होती है। उसका कारण यही है कि कोशिकाएं क्षतिग्रस्त होने के बाद उसकी वापस रिपेयरिंग हो नहीं पाती है, क्योंकि उनमें सेंट्रोसोम होता नहीं है। जैसे कोशिका का विखंडन हो जाए, विभाजन हो जाए, नई कोशिकाएं बन जाए, ये संभव नहीं है। इसलिए मस्तिष्क या तंत्रिका तंत्र पे जब चोट लगती है तब मृत्यु होने की संभावना ज़्यादा इसी कारण रहती है। तो एक अपना बचा है लवक, उसमें 3 प्रकार की, थोड़ा विस्तृत है, अपन
अगली क्लास में देख लेंगे लवक के बारे में, फिर अपन पढ़ेंगे, कल कोशिका को पूरा कर देंगे थ्योरी को, परसों प्रश्न उत्तर कर लेंगे कोशिका के। कल अपन समसूत्री, अर्धसूत्री, विभाजन के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है ना।